हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस ऑफिशियल शिक्षा में। दोस्तों, एक समय किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके एक पत्नी और एक बच्चा था। किसान एक दिन खेत से काम करके आ रहा था तो उसे अपने खेत के किनारे एक नेवले का बच्चा पड़ा मिला। वह सोचा कि मैं इस नेवले के बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाऊंगा। वह नेवले के बच्चे को घर ले गया, उसका पालन पोषण किया। 4-5 महीने में नेवले का बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन किसान का बच्चा अभी पालने में ही था, बहुत छोटा था। एक दिन किसान की पत्नी टोकरी में सामान खरीदने के लिए घर से बाहर गई और किसान से बोली कि बच्चे को देखते रहना, मुझे इस नेवले से बहुत डर लगता है। किसान ने बोला, अरे ये तो बहुत प्यारा अच्छा नेवला है, ये क्या करेगा। पत्नी ने बोला, फिर भी तुम बच्चे को देखते रहना, मुझे इससे बहुत डर लगता है। नेवला भी बहुत सुंदर, चमकीला, चमचमाते हुए आँख, भूरी भूरी झबराले बाल हो गए थे। किसान को घर में कोई काम नहीं था, इसलिए वह बाहर चला गया, इधर उधर घूमने लगा। 2-4 दोस्त मिल गए, उनसे बात करने के चक्कर में वह ये भी भूल गया कि उसका बच्चा जो है वो घर में अकेले है। किसान की पत्नी जब बाजार से टोकरी का सामान लेकर बाजार से आई, उसने देखा नेवला घर के दरवाजे पर मुंह से में खून से लथपथ, पंजा खून से लथपथ है और वह दरवाजे पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। उसकी पत्नी ने कुछ सोचा समझा नहीं और डायरेक्ट वो टोकरी उसके ऊपर पटक के और घर में दौड़ती हुई गई कि तूने मेरे बच्चे को मार डाला। पत्नी जब उसके घर में गई तो देखी कि बच्चा चुपचाप पालने में सो रहा है, उसके पालने के नीचे एक जहरीला सांप मरा हुआ पड़ा हुआ है, जिसको देखकर किसान की पत्नी बहुत दुखी हुई और उसे अपने किए पे पछतावा हुआ। तो साथियों, हमें कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने देख लिया था नगर पालिका और ग्राम पंचायत, आज देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 134 से 145 तक अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या की गई है। तो आइए देखते हैं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें सर्वोच्च स्थान न्यायालय है जो पूरे भारत में केवल एक है। उसके बाद उच्च न्यायालय है, इसकी संख्या पूरे भारत में 24 है, जिसे जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय कहा जाता है। मुंसिफ न्यायालय जो प्रत्येक जिले में होते हैं। भारत की न्यायपालिका पिरामिड की संरचना के समान है, तो यह पिरामिड के समान है। भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को शुरू हुआ। इसके पूर्व 1937 से 1950 के दौरान यह संसद भवन के चेंबर ऑफ रिपेंस के फेडरल ऑफ कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत था। 1958 तक यह वहीं कार्यरत रहा। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है। अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है। अनुच्छेद 124 में यह कहा गया है कि जब संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती, तब तक उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य 8 न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में नहीं, ये संविधान बनने के समय 8 थे, इस समय 34 हैं कुल। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार तथा वेतन एवं शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। अधिकार प्रयोग के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। मूल संविधान के कुल एक मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश थे, परंतु 2019 में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 33 अन्य न्यायाधीश यानी कुल 34 न्यायाधीश की संख्या की गई है। अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 124(3) में वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, किसी उच्चतम न्यायालय में 2 या 2 से अधिक बार न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अथवा राष्ट्रपति के दृष्टि में प्रसिद्ध विधि वेत्ता हो। अनुच्छेद 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आपात के अतिरिक्त नियुक्ति के बाद इनमें कोई कटौती नहीं की जा सकती।
इसका मतलब कि वित्तीय आपात में इनके वेतन भत्तों में कटौती की जाएगी। अनुच्छेद 126 के अनुसार जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से एक न्यायाधीश राष्ट्रपति के इस प्रयोजन हेतु उस पद के कर्तव्य का पालन करेगा। अनुच्छेद 127 के तदर्थ न्यायाधीशों के विषय में प्रावधान किया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय में सत्र सेशन आयोजित करने चालू रखने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम न हो तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। यानी मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति करना चाहे तो वह राष्ट्रपति के सलाह पर ही करेगा। इसके पश्चात अनुच्छेद 128 यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से न्यायालय में बैठने कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। यानी अनुरोध कर सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता। अनुच्छेद 129 में घोषणा की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा और उसको अपनी अवमानना यानी कॉन्टेम्प्ट के लिए दंड की शक्ति सहित न्यायालय की शक्ति होगी। उसके पश्चात अनुच्छेद 130 के अनुसार संविधान दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित किया गया। यानी अनुच्छेद 130 के अनुसार दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है। यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा अधिक स्थानों पर को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है। यानी बिना राष्ट्रपति के निर्णय के कोई भी इस प्रकार का कार्य CGI नहीं करेगा। अनुच्छेद 131 के अनुसार ऐसे बात जो भारत सरकार एवं राज्यों के मध्य हों अथवा विवाद जो एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य हों, अन्यथा ऐसे विवाद जिसमें एक और भारत सरकार या एक से अधिक राज्य तथा दूसरी तरफ एकाधिक राज्य, ऐसे बात का प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा। केवल केंद्र और राज्य की सरकार यही इस अनुच्छेद के अंतर्गत वाद दायर कर सकती है। कोई व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता दी गई है जिसके तहत उसे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रसिद्ध रिटे जैसे प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, परमादेश मेंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सेरेटोरियो तथा अधिकार परीक्षा सहित अन्य प्रकार की रीति निर्देश तथा आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 132 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश से कोई विवाद उत्पन्न हुआ है तो संविधान संबद्ध विधि का सारवान यानी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाण देता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 133 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी सिविल अपील तभी लाई जा सकती है जब निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी हो। पहला, विधि के व्यापक महत्व का प्रश्न, सामान्य महत्व का प्रश्न, इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य व्यक्ति हो या लंबित मामलों पर प्रभाव पड़ने वाले प्रश्न को पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों क्रिमिनल केस के विषय में सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले की सुनवाई में दिए गए निर्णय, आदेश अथवा दंडादेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जो दोष मुक्ति पर दंड दे। व्यक्ति दंड दे। संसद अनुच्छेद 134 के अंतर्गत संसद अनुच्छेद 134 के अंतर्गत न्यायालय को आपराधिक मामलों में अपील ग्रहण करने और सुनने के लिए अतिरिक्त शक्ति फर्दर पावर प्रदान करती है तथा उसके लिए शर्तें और परिसीमाएं नियत करती है, कंडीशन और लिमिटेशन तय करती है। इसके पश्चात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 135 आर्टिकल 135 भारतीय विधि के अधीन फेडरल न्यायालय के अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होता है। अनुच्छेद 136 का ही उद्देश्य उन विषयों पर अपील की शक्ति देना है जो या तो
इन तीन में शामिल हो या कोई अन्य विशिष्ट परिस्थिति बन गई हो। एक अर्थ में यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील ग्रहण करने अथवा अवशिष्ट शक्ति रेसिड्यूल पावर के रूप में हो। इसके पश्चात अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि वह निर्णयों आदेशों का पुनर्वलोकन कर सकता है तथा उन्हें बदल सकता है। अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि बना सकती है, परंतु संसद सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को कम नहीं कर सकती। अनुच्छेद 139 के अंतर्गत संसद को शक्ति दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार करे। अनुच्छेद 140 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी अनुसांगिक शक्तियाँ दे सकती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों अथवा अधिकारिताओं को प्रभावित करने के लिए जरूरी हो। अनुच्छेद 139 के द्वारा दी गई है। अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 141 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य के भीतर सभी न्यायालयों में अबाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 142 में यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिग्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद के विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है, जिसमें 2 खंड दिए गए हैं। दोनों खंड राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने की शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु दोनों विषय अलग अलग हैं। अनुच्छेद 143 सब क्लास 1 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि लॉ या तथ्य फैक्ट का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का हो जो व्यापक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श प्राप्त कर सकता है, मांग सकता है। अनुच्छेद 143 2 में संबंध भी सलाहकारी अधिकारिता से है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई विषय अनुच्छेद 131 के परंतुक में वर्णित है तो भी राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय विचार करने के बाद अपनी राय देगा। अनुच्छेद 144 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह अपने कार्य प्रक्रिया आदि से संबंधित नियम बना सकता है। इसके संबंध में 2 शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। पहला नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही बनाए जा सकते हैं तथा दूसरा ये नियम संसद द्वारा निर्मित विधियों के विरुद्ध नहीं हो सकते। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारी एवं सेवाओं की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। तो साथियों, हमने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को देख लिया, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे सिविल कोर्ट और उसके नीचे जो है जिला न्यायालय जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।